हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट आपके वैसे गूगल मीट की जो क्लास चली थी आज उसमें कुछ हद तक अपन ने किया था, लेकिन जिन विद्यार्थियों के आवाज़ क्लियर नहीं आती है, कईयों के ब्लर आ रहा था, तो विद्यार्थी कह रहे थे सर आप इसकी गूगल मीट यूट्यूब पे वीडियो बना दीजिए। उसी के तहत आज आपके सेकंड चैप्टर का ये वीडियो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि अपन घर पर एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। एसिडिटी के शिकार क्यों हो जाते हैं? जब अपन ओवर ईटिंग करते हैं, है ना, एक्स्ट्रा ईटिंग करते हैं या टाइम टू टाइम ईटिंग नहीं करते हैं, तो अपने HCl एसिड सीक्रेट होता है, जिससे अपनी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसको अपन ने कहा था एसिडिटी। और एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए जिन केमिकल्स को अपन यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटासिड्स। तो अपन घर पे मान लो अपने एसिडिटी हो गई, अब अपने पास लेमन जूस है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, तो हम किसे यूज लेंगे? बेकिंग सोडा को। क्यों यूज लेंगे? क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेसिक नेचर का है और एसिड को बेस नलिफाई कर देता है, उसका इफेक्ट खत्म कर देता है। तो ये चैप्टर अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो एसिड बेस और सॉल्ट, जैसे अभी मैं केमिस्ट्री लैब के अंदर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे कि अपनी लैब के अंदर जो भी केमिकल है, या तो वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो अपन एसिड बेस के बारे में पढ़े तो टेबल बना के सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस कर लेंगे। जैसे आपके 7th क्लास में ये चैप्टर आ चुका है और 7th का वीडियो भी मैंने बना रखा है। अब देखो एसिड्स जनरली क्या होते हैं? सावर टू टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं? सावर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। टेस्ट में सावर होते हैं। ध्यान रखना, एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सावर होते हैं। और बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर। बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। एंड सोपी टू टच, छूने पर साबुन जैसे होते हैं, सोपी टू टच। लेकिन सावर टू टेस्ट, लेकिन हर किसी बेस को अपन चेक करके तो नहीं दे सकते कि वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। तो इसके लिए अपने को कुछ इंडिकेटर्स यूज में लेते हैं। जैसे HCl एसिड है, इतना खतरनाक एसिड है, अब आप उसको वो चेक नहीं कर सकते, टंग से चेक नहीं कर सकते, आपकी टंग जल जाएगी, है ना। तो सावर टेस्ट में होते हैं। बेस क्या होते हैं? बीटर होते हैं। जनरली जो एडिबल एसिड्स होते हैं, जो लेमन के अंदर, इसके टेमेरिंडी के अंदर, है ना, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, उनको अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन HCl को, HNO3 को, H2SO4 को चेक नहीं कर सकते। तो अपन उनके लिए नहीं कह सकते भाई ऐसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री में आता है, एसिड गिव्स H+ आयन। H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर ये H+ आयन प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि बेस क्या प्रोवाइड कराते हैं? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करवाते हैं। 10th के लेवल तक एसिड उसको कहेंगे जिसके अंदर H+ हो, और बेस उसको कहेंगे जिसके अंदर OH- हो। 10th क्लास के लेवल तक। 11th में आपके ऐसे केमिकल भी आएंगे जिसमें H नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो भी एसिड है। बेस जिसमें OH नहीं होगा तो भी बेस है। तो आपको 10th के लेवल का ध्यान रखना है। थर्ड ध्यान रखना, आपको प्लेन में बताया गया था एसिडिटी pH क्या होती है? लेस देन 7। लेस देन 7, 7 से कम। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। और बेस की pH क्या होती है? मोर देन 7, 7 से ज्यादा pH होती है। फोर्थ डिफरेंस अपन अगर अपने घर पे करें तो वो आता है टर्मेरिक का कलर चेंज। टर्मेरिक का ये चेंज डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक, चेंज नहीं करता है। जबकि जो बेस होते हैं वो टर्मेरिक को किस कलर में बदल देते हैं? रेड कलर में। अपन देखते हैं जब अपन खाना खाते हैं और सब्जी गंदगी से अपने कपड़ों पे गिर जाती है, और जब उसको अपने को क्लॉथ्स को वॉश करते हैं तो जैसे ही साबुन लगाते हैं तो टर्मेरिक का कलर, जो सब्जी जहाँ पे लगी उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बोलिए अपन इसमें पढ़ सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड में। और ये किसको करते हैं? रेड को ब्लू में, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप आगे इंडिकेटर पढ़ेंगे तो टर्मेरिक, लिटमस, सब फिनोक्टिलिन सारे देखेंगे आप। इसी में इसमें डिफरेंस को काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने इसमें पढ़ लेते हैं कि एसिड के टाइप पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वैसे आपके आगे और आएगा तो वो बताऊंगा मैं। एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है आपका वीक एसिड, है ना। इसी प्रकार बेस के दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो इजी वे में और ज्यादा मात्रा में H+ आयन स्पीड से देते हैं, इजीली
और कंप्लीटली इजीली और कंप्लीटली H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर दे देते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो इजीली H+ आयन नहीं देते या कंप्लीटली नहीं देते, नॉट कंप्लीटली H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। वाटर के अंदर ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, टूटते नहीं है, ये वाटर के अंदर पूरी तरीके से टूट जाते हैं, H+ आयन स्पीड से कंप्लीटली देते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये नॉन एडिबल, खाने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं है, जबकि ये क्या होते हैं एडिबल, खाने लायक होते हैं। ये नॉन एडिबल है। दूसरी बात, इनका जो सोर्स होता है वो माइंस से, मिनरल से अपन इनको निकालते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं और इनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे फ्लूइड्स वगैरह उनके अंदर ये होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं वीक एसिड को। इसके एग्जांपल में 3 मेन एग्जांपल है, HCl, HNO3, H2SO4। 10 तक के लेवल में H2CO3 भी होता है, H3PO4 भी होता है, खूब सारे होते हैं, लेकिन ये आपके अभी 10th के लेवल में नहीं है। 10th के लेवल में आपके 3 है, HCl, HNO3 और H2SO4। जबकि इसमें आपको टेबल भरी हुई है पूरी, जैसे फार्मिक एसिड, ये किसमें होता है, फार्मिका एंट में, इसमें होता है फार्मिका एंट में। और एक नेटल प्लांट, जंगल में प्लांट होता है नेटल प्लांट। इसी प्रकार एसिटिक एसिड ये होता है विनेगर के अंदर, साइट्रिक एसिड ये होता है सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंज इनमें, लेमन, ऑरेंज इनमें। ठीक है, एक होता है टार्टरिक एसिड जो होता है टर्मेरिक, टेमेरिन इमली, टेमेरिन अनरिप मैंगोज। ठीक है, एक होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड जो होता है आपके टोमेटो में। तो ऐसे ये सारे अपने एडिबल है, इनको खा सकते हैं, इनको नहीं खा सकते। इसी प्रकार बेस में देखो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ध्यान रखना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स की पड़ी थी, सबसे पहले कौन आता है, पोटेशियम। केटी नाम है, कार मंगाई, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी है क्यूमिन, सिल्वर और डी। तो पोटेशियम के साथ OH आता है, ध्यान रखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ध्यान रखना। इसके बाद जो सेकंड नंबर का आता है NaOH, इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्ग है, इनको तो अपन मुंह में टच भी नहीं कर सकते। ये जरूर कभी कभी आपने देखा होगा, जो जर्दा खाते हैं तो जर्दे वाले इसको डालते हैं चुना, इसके ऊपर लाइम वाटर या स्लेक्ट लाइम भी, इसके सॉल्यूशन को लाइम वाटर या इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और वीक में कौन सा है, तो वीक में आपका आ गया मिल्क और मैग्नीशिया, ये एक प्रकार का एंटासिड। तो आपके 2 एंटासिड है, एक बेकिंग सोडा और एक मिल्क और मैग्नीशिया। सेकंड इसमें आता है AlOH3, ये भी वीक होता है। और एक इसमें आता है NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, एक इंटरेस्टिंग चीज देखना कि जो एसिड्स हैं इनमें सब में नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, इनके अंदर भी नॉन मेटल है। यहाँ सारे यहाँ जो बेस होते हैं इनका जो एक मेटल आता है, ध्यान रखना, और वो क्या है, मेटल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरे नॉन मेटल है ऐसा, तो ये वीक बेस है, ध्यान रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या आपके एसिड और बेस के टाइप। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिकेटर। तो देखो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस दैट टेल्स अस whether the given substance is acid or base or salt या neutral। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। जैसे इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक, सूचना देने वाले। जैसे बाइक और कार के इंडिकेटर होते हैं, तो आगे और पीछे चलने वाले को इंडिकेट करते हैं कि हम इधर घूमना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस, इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या दोगे, दो सब्सटेंस वे पदार्थ, दो सब्सटेंस दैट टेल्स अस whether the given substance is acid or base, whether the given substance is acid or base। ठीक है, और salt या न्यूट्रल के बारे में बताता है, उनको अपन कहते हैं इंडिकेटर्स। जनरली इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कलर इंडिकेटर, जो कलर में चेंज होता है ना, मतलब आइस के द्वारा जिनको देखा जाएगा। ठीक है, और दूसरे होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा अंधा है, ब्लाइंड है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि दिया हुआ एसिड है या
बेस है, तो वहां पर वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये नोज के द्वारा टेक्नोलॉजी का पता चलेगा, है ना। स्मेल, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से स्मेल का पता चलता है और कलर इंडिकेटर से कलर का पता चलता है। अब कलर को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। नेचुरल या सिंथेटिक और आर्टिफिशियल बोल दो या मैन मेड बोल दो, 10th क्लास में दिक्कत पड़ जाती है। ओल्फैक्टरी का देखो पहले, तीन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, एक आपके हैं ओनियन, एक आपके क्लोव लौंग और एक है वेनिला। ओनियन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप घर पे चेक करके देख सकते हो। प्याज को काट के आप एक कॉटन के क्लॉथ में 2-3 घंटे के लिए रख देना, दो क्लॉथ लेना, एक क्लॉथ में फिर आप 2 घंटे बाद लेमन डालना उस क्लॉथ के ऊपर, फिर उसको आप उसकी टेस्ट, उसकी स्मेल को चेक करना, उसकी स्मेल में नो चेंज। लेकिन आप वॉशिंग सोडा जो सर्फ एक्सेल घड़ी डिटर्जेंट वगैरह जो आता है वो दूसरे वाले पे वो डाल के चेक करना, उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं वो एसिड की स्मेल को चेंज नहीं करते, सॉरी, जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं उनकी स्मेल एसिड में चेंज नहीं हो जाती है, बेस में उनकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बच्चे की आंखें नहीं है तो वो कैसे पता करेगा, तो वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के द्वारा। अब ये ओल्फैक्टरी वर्ड क्या है ये समझो। अपने नोज के अंदर ओल्फैक्टरी सेल्स होती है, ओल्फैक्टरी सेल्स होती है जिनको घ्राण कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में। जब सर्दी जुकाम होता है तो अपनी जो सूंघने की क्षमता गायब हो जाती है, जैसा आपने कोविड में भी सुना था कि कोविड में एक तो टेस्ट चला जाता है, एक किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आती है। अगर आपको स्मेल आनी बंद हो जाए किसी दिन तो आप समझ लेना कि आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, और अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए तो आपको कोविड भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कलर इंडिकेटर्स की। तो इसमें नेचुरल में फर्स्ट आएगा आपके लाइकेन, फर्स्ट आएगा लाइकेन, सेकंड आएगा टर्मेरिक, थर्ड आएगा जो केवल नॉलेज के लिए है, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर के पेटल्स लाइक पिटूनिया, ये पिटूनिया पौधा होता है इसका, इसके फ्लावर का पेटल, जिरेनियम, हाइड्रेंजिया, हिबिस्कस, ठीक है, चाइना में जिसको बोलते हैं। और थर्ड इसमें आज फोर्थ आ जाएगा रेड, लीव्स ऑफ रेड के बेस, लीव्स ऑफ रेड के बेस, लाल गोभी की पत्तियां, लाल गोभी की जो पत्तियां होती है वो भी नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। अब लाइकेन क्या है ये सुन लो, बाकी तो आपके इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइकेन एक थेलोपाइटा का प्लांट है, थेलोपाइटा 9th क्लास में अपने ग्रुप आया था, 9th में थेलोपाइटा का ग्रुप है। थेलोपाइटा उस ग्रुप को कहते हैं जिसकी जो प्लांट्स का एक ग्रुप है जिसकी स्ट्रक्चर बेग लाइक, थैलस लाइक बेग लाइक होती है, जिनके अंदर रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, ठीक है। तो ये दो प्लांट आपस में मिलकर बनाते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, उसको अपन ने कहा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि एल्गी का कलर ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, तो एल्गी तो क्या प्रोवाइड कराती है, फूड, और जो फंजाई है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर, और ये दोनों साथ रहते हैं। एक चीज और आपको हायर लेवल की ध्यान रखना, लाइकेन वही ग्रो होते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं होता, जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। इस लाइकेन का जो एक्चुअल कलर है वो है पर्पल कलर, इसका जो एक्चुअल कलर है वो है पर्पल कलर। तो इस पर्पल कलर से हम दो प्रकार के लिटमस पेपर तैयार करते हैं पेपर पे, वो है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और टर्मेरिक आप जानते हो पेटल्स फ्लावर के जो आपको बताया था कलरफुल पार्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने आता है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो इसके अंदर दो आते हैं, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा आता है फिनोल्फथालीन। एक टेबल बना लेते हैं हम और उस टेबल के माध्यम से इनको कंप्लीट करते हैं। टेबल में जैसे यहाँ पर लिख दिया नेम ऑफ इंडिकेटर, आप भी बनाना कॉपी में, यहाँ लिख दिया एसिड, एसिड उनका कैसा कलर होता है, और यहाँ लिख दिया बेस, ठीक है। अब अपन ने जैसे मान लो यहाँ फर्स्ट लिखा ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस में बी लिखा हूँ, ब्लू लिटमस पेपर। अब एसिड में कैसा हो जाएगा, रेड, बेस में क्या रहेगा, नो चेंज, कोई ब्लू ब्लू ही रहेगा बेस में। जबकि एसिड में कैसा हो जाएगा, ब्लू किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। इसके लिए हिंदी में एक शब्द बताते हैं अनील, अनील, अम्ल नीले से लाल में बदल जाता है, अनील कपूर, अम्ल नीले से लाल में।
एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, ठीक है, बेस को क्षार कहते हैं। रेड लिटमस है, इसमें नो चेंज, रेड ही रहेगा, और इसमें चेंज हो जाएगा ब्लू में, इसमें चेंज हो जाएगा ब्लू में। थर्ड पढ़ते हैं टर्मेरिक, इसमें नो चेंज, टर्मेरिक का कलर चेंज नहीं होता, टर्मेरिक इसमें चेंज हो जाएगी रेड में, इसमें चेंज हो जाएगी रेड में। फोर्थ पढ़ते हैं मिथाइल ऑरेंज, जो अपनी केमिस्ट्री लैब में पढ़ा हुआ है, इसका जो ऑरेंज एक्चुअल कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ध्यान रखना कैसा होता है, ऑरेंज। अब ये एसिड के अंदर कैसा हो जाता है, रेड, और बेस के अंदर कैसा हो जाता है, येलो। फोर्थ फिफ्थ आता है फिनोल्फथालीन, तो फिनोल्फथालीन का कलर होता है कलरलेस, तो ये एसिड में तो कैसा होता है कलरलेस, और बेस में कैसा हो जाता है पिंकिश रेड या पिंक हो जाता है, कैसा हो जाता है पिंक हो जाता है। तो ये सारे आपके सिलेबस में जो इंडिकेटर और उनका एसिड बेस में कैसा कलर हो जाता है। आपके एक्टिविटी 2.1 है, तो इसमें कुछ एसिड है और कुछ बेस हैं, और फिर ये टेबल दे रखी है, तो इस टेबल को ऐसे आप फिल कर सकते हो। फिर एक्टिविटी 2.2 में है, तो 2.2 में जो ओनियन वाली मैंने आपको बताई थी कि ओनियन को काटना और 2 कॉटन क्लॉथ्स में उनको रखना, फिर एक कॉटन क्लॉथ पे आप एसिड लेमन ले सकते हो घर पे, लेमन जूस, और दूसरे में आप वॉशिंग सोडा ले सकते हो। ये आपकी एक्टिविटी 2.2। अब एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें इंटरनल, उस क्वेश्चन को हम गूगल मीट की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हाउ डू एसिड्स एंड मेटल रिएक्ट विद हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन एसिड का। तो ध्यान रखना मेटल से एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मान लो मेटल को मैंने लिख दिया M और एसिड को लिख दिया, एसिड में H होता है और X, HX, क्या लिख दिया HX, तो होगा क्या MX, ये बन गया आपका सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मतलब M रिप्रेजेंट हियर मेटल, HX रिप्रेजेंट हियर एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, तो क्या बनेगा सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे आपके एक्टिविटी 2.3 बता रखी है, तो इसमें कह रखा है आपको जिंक ग्रेन्यूल, तो यहाँ पे M है, जिंक मेटल है, HX में यहाँ ले रखा है H2SO4, है ना, ये सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, और क्या होगा सॉल्ट क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट एक्वस, और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। देखो इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, इस गैस को आइडेंटिफाई करेंगे कि जब ये गैस एसिड से बाहर निकलेगी तो इसके पास अपन एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, तो वो बर्निंग कैंडल पॉपअप साउंड की आवाज के साथ चलेगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं फटफट की ध्वनि, क्या बोलते हैं फटफट की आवाज, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉपअप साउंड। कौन सी साउंड, पॉपअप साउंड। तो यहाँ पर आप कोई सा भी मेटल लो, है ना, तो वो ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा, कोई सा भी मेटल नहीं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के बाद आते हैं वे एसिड से रिएक्ट नहीं करते, और अगर कर भी लेते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते। कुल मिलाने का मतलब है जो रिएक्टिविटी सीरीज के बाद जो मेटल्स आते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस नहीं देते। जैसे कॉपर है, तो कॉपर के HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। सिल्वर है, सिल्वर के HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, नो रिएक्शन। को गोल्ड की कराओगे, नो रिएक्शन। और आपको पता है कि गोल्ड के लिए, तो गोल्ड को गलाने के लिए तो एक मिक्सर लिया जाता है, एक्वारेजिया, HCl और HNO3 का 3:1 में जो एक मिक्सर लिया जाता है एक्वारेजिया, उससे गोल्ड रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपकी क्वेश्चन आ जाए कि क्या सारे मेटल एसिड से रिएक्ट एक जैसे करते हैं, नहीं। जो रिएक्टिविटी में जो मेटल पहले होगा वो मेटल क्या करेगा, विग्रसली रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में और स्पीड से प्रोड्यूस होगी, तो पॉपअप साउंड की आवाज भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जैसे पोटेशियम ले यहाँ पे मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराए तो बहुत खतरनाक फटाके फूटेंगे, लेकिन इसकी जगह पोटेशियम की जगह अपन मैग्नीशियम लेंगे तो थोड़ा सा कम विग्रसली होगी, लेस वायलेंटली होगी, लेस विग्रसली होगी। मतलब सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन एक जैसी नहीं करते। अब यहाँ पर देखो H2SO4 है, वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पर एक्टिविटी में बता रखा है कि आप H2SO4 की जगह CH3COOH लेके देखना, एसिडिक एसिड। अब आप जानते हो एसिडिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। देखो इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये वीक एसिड है। क्यों है, क्योंकि ये केवल एक हाइड्रोजन लेता है और वो भी बहुत मुश्किल से
देता है, इसलिए वीक एसिड है। तो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ भी बनेगी, सोल्ट तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, धीरे होगी, इसलिए पॉपअप साउंड भी कम आएगी। कहने का मतलब है कि एसिड मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और साथ में क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस, जो पॉपअप साउंड के साथ चलती है। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो लास्ट में आते हैं, कैटरीना ने, कार्ब, मंगाई, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, क्यू, मिली, सिल्वर, ये वाले नो रिएक्शन, और ये वाले जो शुरुआत वाले हैं ये क्या, स्ट्रॉन्ग, मतलब विग्रसली, हाईली विग्रसली या हाईली वोलेटाइल रिएक्शन होगी, इनकी थोड़ी सी कमजोर रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे अपन ने रिएक्शन करा दी मेटल्स की एसिड के साथ, अब कराएंगे मेटल्स की बेस के साथ। तो ध्यान रखना, छोटे लेवल तक हम यही पढ़ते हैं कि एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, सोल्ट बनाते हैं, लेकिन बेस रिएक्ट नहीं करते। लेकिन आपके यहाँ दो मेटल ऐसे हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं, वो है आपका जिंक और एक एल्यूमिनियम। जिंक Na से रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन, ये सोल्ट है, ध्यान रखना, इसका नाम है सोडियम जिंकेट बनाता है, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। ये सोल्ट एक्वस फॉर्म में बनते हैं, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 कर दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। कहने का मतलब है जिंक ऐसा मेटल है जो HCl से रिएक्ट करता है ना, HCl, H2SO4 एक ही बात है, एसिड्स, ठीक है। तो ZnCl2 हाइड्रोजन गैस और बेस से रिएक्ट करता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी Na से रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब है कि ज्यादातर मेटल्स क्या, जिंक और एल्यूमिनियम के अलावा बाकी जो मेटल्स हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। और सॉल्ट का ध्यान रखना, सॉल्ट में मेटल आता है, सॉल्ट में एक सॉल्ट आपके ऐसे एक्सेप्शन आएगा जिसमें मेटल नहीं है, और वो सॉल्ट का नाम ध्यान रखो आप, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बाकी जितने भी सॉल्ट उठा के देख लेना, उसमें सबसे जो दूल्हे राजा आएगा वो कौन आएगा, मेटल आएगा, जो दूल्हा आएगा वो कौन आएगा, मेटल आएगा। कोई से भी सॉल्ट उठा के देख लेना, बेस भी आप उठा के देख लेना, कोई सा भी बेस देख लेना, उसमें आगे मेटल आएगा। केवल एक बेस है जिसमें नॉन मेटल है सारे, वो है NH4OH। तो बस इसका ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आता है वो आता है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। भाई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट, देखो मेटल कार्बोनेट में अगर फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, Na2CO3 और K2CO3। सेकंड ग्रुप वाले क्या बनाएंगे, CaCO3 MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्यों, इसका +2 इसका -2 से कट गया, इसका +2 इसका -2, लेकिन यहाँ पर Na का क्या होता है, इसका तो -2, Na का +1, ऐसे Na2CO3। तो ये मेटल कार्बोनेट है, इनकी रिएक्शन अपन ने मान लो कराई एसिड से। क्या कराई, एसिड कुछ भी ले सकते हो आप, HCl लोगे तो जो सोल्ट बनेगा वो Cl वाला बनेगा, H2SO4 लोगे तो SO4 वाला सोल्ट बनेगा। तो क्या होगा, जैसे पहले ऊपर वाले से करा लेते हैं अपन, तो एक तो बन गया सोल्ट NaCl है ना, अगर ये ले लो तो KCl बन जाएगा। साथ में क्या बनेगी, CO2 और वाटर। देखो CO2 का सोर्स Cl, अब एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, वाटर। कहने का मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिखूं Na2CO3 + HCl, ये तो आपका मेटल कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बना, सोल्ट बना, CO2 बना और वाटर बना। वाटर को लिक्विड में लिखते हैं, ये गैस फॉर्म में बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके सोल्ट एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में। और ये अगर बैलेंस सॉलिड हो इसके अंदर डालोगे तो घुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2NaCl, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर आप K2CO3 करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2KCl हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे CaCO3 करोगे, CaCO3, तो यहाँ क्या जाएगा, CaCl2, क्या जाएगा, CaCl2 आ जाएगा।
और CO2 आ गया आपका, और ये H2O, ये सारी कंप्लीट है। ये तो हो गई मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। अब पढ़ते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे पहले ले लिया NaHCO3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर HCl से करा H2SO4 से करा दो, तो H2SO4 से करा देंगे अपन। तो रिएक्शन में क्या बनेगा? रिएक्शन में बनेगा सोल्ट Na2SO4। सोल्ट का मतलब केवल NaCl नहीं है, सोल्ट का मतलब आगे मेटल होना चाहिए और पीछे सल्फेट, क्लोराइड, ऑक्साइड ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट वगैरह ये। तो Na2SO4 बन गया, और क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ये ध्यान आपको रखना है कि मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करने से ये बन गया है। यहाँ पे क्या है? बैलेंस नहीं दिख रही होगी आपको, बैलेंस नहीं दिख रही, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाओगे तो क्या होगा? वाटर देखो हाइड्रोजन 2 2 4, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब CO2 यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पर 2। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये एक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके कंटेंट डबल मात्रा में इनकी मात्रा प्राप्त हो रही है। छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं कि कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो CO2 और वाटर का जो अमाउंट होता है, जो प्राप्त होता है, ये इसको अपन बोलेंगे मेन प्रोडक्ट। ध्यान रखना क्या है? मेन प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है? बाई प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है? बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो CO2 और वाटर का जो अमाउंट है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट में डबल होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है? डबल होता है। इनको सबको अपन सोल्ट कहेंगे, आगे पढ़ेंगे ये सोल्ट कैसे बना, ये कैसे बना, ये सब आगे आएंगे। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सोल्ट बनता है, CO2 बनती है और वाटर बनता है। अब यहाँ पे एक आपके लाइम वाटर टेस्ट दे रखा है। कौन सा टेस्ट दे रखा है? लाइम वाटर टेस्ट दे रखा है। अब ये लाइम वाटर टेस्ट क्या है? जैसे सुनना कि जो CO2 निकली थी, जैसे अपन इसको वापस लिख लेते हैं इस रिएक्शन को, NaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस 2 मात्रा में CO2 प्लस 2 मात्रा में वाटर, ठीक है। तो इसको अपन वो कर लेते हैं, 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो CO2 निकलती है इसका एक टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट ध्यान रखना, आगे आपके CO2 के 2 टेस्ट हैं। इस कोई गैस निकली है वो CO2 ही है, ये आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इसके लिए 2 टेस्ट है। एक टेस्ट तो है लाइम वाटर टेस्ट और दूसरा होता है बर्निंग टेस्ट। जब CO2 को बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे या जिस त्वचा रूप से वो निकल रही है, CO2 निकल रही है, और उसके पास अगर अपन जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो मोमबत्ती को बुझा देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। CO2 के 2 टेस्ट, एक लाइम वाटर टेस्ट और एक बर्निंग एक्सटिंग्विश टेस्ट, मतलब जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस CO2 को जब अपन लाइम वाटर में, इसको मैंने स्लैग लाइम भी कहा था और लाइम वाटर एक पास, इसके अंदर इसको पास करते हैं, ध्यान रखना, इसके अंदर CO2 को पास करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ये अपन ने लाइम वाटर ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, और इसके अंदर क्या पास किया अपन ने? CO2 पास की, तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका CaCO3 का व्हाइट PPT, और साथ में क्या बनेगा? वाटर। ये व्हाइट PPT है ना, तो इसको सॉलिड भी बोलते हैं व्हाइट PPT को, ठीक है। व्हाइट PPT बनेगा और क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर। जब इसमें एक्सेस पास करते हैं CO2, पहले तो थोड़ी पास की थी, जब इसमें एक्सेस पास करते हैं, एक्सेस CO2, बहुत ज्यादा CO2 रुकते ही नहीं है, पढ़ो पहले थोड़ी सी डाली थी, बन गया, तो ये डिसॉल्व हो जाता है व्हाइट PPT। और किसके कारण होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण, और ये डिसॉल्व हो जाता है, एक पास आ जाता है, और ये कैसा होता है? कलरलेस। कैसा हो जाता है? कलरलेस। इस टेस्ट को बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। इसलिए इस टेस्ट को बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। ये कलरलेस होता है और सोल्यूबल इन वाटर, है ना, एक्वस है इट मीन सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। इस CaCO3 का आपको मैंने 9th क्लास में बताया था। 9th क्लास में क्या बताया था? मार्बल, चौक, एग ऑफ सेल, सेल ऑफ एग, है ना, अंडे का कौन? सेल ऑफ एग।
ये जो है ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। लाइमस्टोन जो चूने का पत्थर होता है वो भी इसी का बना होता है। लाइमस्टोन जो होता है वो भी इसी का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये इसमें है। अब नेक्स्ट अपने आता है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो ये 7th में पढ़ चुके हैं। जब एसिड शुरुआत में बता चुका हूँ, जब एसिड के अंदर अपन बेस डालते हैं तो बेस क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, उसके इफेक्ट को गायब कर देते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल अपना जो 7th क्लास में था, NaOH क्या बना, NaCl, और साथ में क्या बना, वाटर। ये लिक्विड, ये एक्वस, अगर दोनों एक्वस हो तो एक्वस, और अगर एक को सॉलिड होगी तो भी काम चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ एक्टिविटी 2.6 दे रखी है। 2.6 में क्या दे रखा है कि आपने NaOH का सॉल्यूशन लिया है और NaOH का सॉल्यूशन लिया है। इस NaOH के सॉल्यूशन में आपने फिनोक्सिलिन डाली, क्या डाली, फिनोक्सिलिन डाली। फिनोक्सिलिन डालते इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब क्या करोगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एसिड डालने लग गए, आप HCl, आप HCl डालने लग गए तो एक समय ऐसा आएगा जब पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि HCl जैसे NaOH को NH इक्वल क्वांटिटी उसमें आएगा, मतलब जैसे ही पिंक कलर डिसअपीयर होगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या बन गया, सोल्ट बन गया NaCl, और जो फिनोक्सिलिन होता है वो सोल्ट में कलरलेस होता है। ठीक है, अब आप एसिड डाल रहे हो तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा है, तो वहां पर ये सोल्ट बन गया, मतलब बेस के इफेक्ट को एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। अब जैसे इसमें आगे बता रखा है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आप HCl सॉल्यूशन डाल रहे हो और फिनोक्सिलिन का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब वापस आप NaOH डालो, वापस आप इसमें NaOH डालो, जब ऐसे जिस समय डिसअपीयर हो जाए पिंक कलर, वापस NaOH डालो, वापस NaOH डालोगे तो क्या होगा, पिंक कलर रीअपीयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें किसकी कंसंट्रेशन वापस बढ़ जाएगी। ये बताना मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके बाद नेक्स्ट आपके आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताओ मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक या बेसिक, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, अब देखो रिएक्शन ऑफ टॉपिक क्या पड़ा, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स 2.15, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। आप एक चीज ध्यान रखना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब Na2O, K2O, MgO, CaO, इनकी जो नेचर होती है, इनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। ध्यान रखना कैसी नेचर होती है, बेसिक नेचर। दो मेटेलिक ऑक्साइड है उनका जो ध्यान रखना AN2O3 और ZnO, इनकी जो नेचर होती है वो होती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। जैसे अपन ने अभी मेटल के एसिड बेस के साथ रिएक्ट कराई थी एसिड के साथ, तो उसमें दोनों मेटल थे। जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक का मतलब CO2, NO2, SO2, इनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक। एसिड रेन का ध्यान है आपको, NO2 HO3 बनाता है, SO2 H2SO4 बनाता है, इनकी नेचर होती है एसिडिक। तो यहाँ पर अपने है मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन। हाँ, मैं आपको शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वो चीज बताना भूल गया, वो वापस बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने ले लिया मेटेलिक ऑक्साइड, ये ले लिया CaO, अब इसकी एसिड के साथ रिएक्शन HCl, तो मैंने आपको प्लस माइनस में तोड़ना बताया था। प्लस माइनस में कैसे, ये प्लस माइनस, इट मींस इसके साथ ये जाएगा। तो अपन जानते हैं CaK2 होती है तो CaCl2 आएगा, Cl नहीं आएगा। ठीक है, और वाटर का ये साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया, है ना। तो यहाँ इसको सेटिस्फाइड करने के लिए 2 ले लेंगे अपन, तो ये आपका H2 आ जाएगा, ये आपका सोल्ट बन गया एक्वस, ये वाटर बन गया लिक्विड।
तो कहने का मतलब है जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोल्ट और वाटर, सोल्ट और वाटर। आपके एक्टिविटी बता रखी है, कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में लेंगे अपन कॉपर ऑक्साइड, तो ध्यान रखना कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा बताया था, ब्लैक कलर, क्या बताया था, ब्लैक कलर। प्योर कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन, प्योर कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। और एक कॉपर पे जो रस्टिंग होती है CuCO3 CuOH का वोल्ट वाइज, वो किस कलर की बताई थी, ग्रीन कलर की, वो किस कलर की बताई थी, ग्रीन कलर की। प्योर कॉपर ब्राउन कलर का, कॉपर के ऊपर रस्टिंग होती है ग्रीन कलर की, और कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर ने जलाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पड़ी थी तो ये ब्लैक कलर का होता है। और कॉपर दो फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखना, एक फर्स्ट फॉर्म में जिसका फॉर्मूला Cu2O और एक सेकंड फॉर्म में CO, इसको बोलते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फर्स्ट का मतलब है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मींस कॉपर का +1 है, इसका -2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, +2 -2, तो ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ध्यान रखना क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब इसकी HCl से रिएक्ट कराएंगे, आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपको ये आ जाए CuHCl तो आपको क्या कहना है, नो रिएक्शन। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो इसके साथ नहीं है, तो ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है तो ये कॉपर ऑक्साइड भी क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया, तो साल्ट बनेगा। उस साल्ट का नाम CuCl2। ध्यान रखना, यहाँ Cl एक है, कुछ बच्चे के साथ यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ कॉपर +2 में है, कॉपर यहाँ +2 पोजीशन में है, तो कॉपर को यहाँ भी +2 में रखना है। और साथ में क्या बनेगा, वाटर, क्या बनेगा, वाटर। तो ये वाटर बन गया आपका, और ये सोल्ट बन गया। और इस सोल्ट का कलर है ब्लू ग्रीन। आपको कुछ कलर 10 से कलर है, 10 से ज्यादा कलर नहीं है, उनके कलर का नाम ध्यान रखना आपको, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्ट फॉर्मेशन होगा। कॉपर का कलर ब्राउन, CuCO3 CuOH जो कॉपर की रस्टिंग होती है उसका कलर ग्रीन, CO का कलर ब्लैक, और CuCl2 का कलर ब्लू ग्रीन, और CuSO4 का कलर क्या था, CuSO4.5 का ग्रीन। ध्यान रखना क्या है, ग्रीन, CuSO4.5 का कलर ग्रीन। और केवल CuSO4 हो तो वहां उसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो आपको पता चल गया कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। तो देखो सोल्ट और वाटर किसमें बना था, सोल्ट और वाटर बना था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जिसमें एसिड और बेस दोनों थे, जिसमें एसिड और बेस दोनों थे। इसका मतलब यहाँ एसिड है तो मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या हो गई, क्या हो गई, मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर बेसिक नेचर हो गई है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है अपने रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब उल्टा पूछ लिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन कौन से 3 बताए थे आपको मैंने, CO2 NO2 SO2, CO2 NO2 और SO2। तो उसमें जैसे अपन देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो यहाँ जैसे मान लो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया अपन ने CO2 और बेस अपन ने ले लिया यहाँ पर आरो उधर है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अपन ने, ये तो हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और बेस में अपन यहाँ पे ले लेंगे कोई सा भी ले लो, Na2O ले लो या CaO ले लो, है ना, तो CaO ये बेस है और ये CO2 है, तो ये एसिडिक नेचर की, ये बेसिक नेचर की, तो क्या बनेगा, या जैसे यहाँ पे बेस ये ले लेते हैं अपन CaOH का वोल्ट वाइज, तो क्या बनेगा CaCO3, ये सोल्ट है, ध्यान रखना सोल्ट है, और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया, साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये आपका बेसिक नेचर का है, और ये एसिड है, ये सोल्ट बन गया, और ये क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं वो बेस से रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। इस प्रकार आपके किसी क्वेश्चन से इसमें वाई शुड कार्बोनेट सोवर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, तो आपको बताना है कि जो सोवर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर एसिड होते हैं और वो उनसे रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल, एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेटेड होती है ना, तो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। आप कैसे उसके टेस्ट कैसे प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे, तो इसके लिए अपन बर्निंग कैंडल ले जाएंगे टेस्टर के सामने, तो कॉपर साउंड के साथ जलेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, है ना, मेटल कंपाउंड ए है
जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। जैसे मान लो कोई ए है, वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है। फिर आगे मेरा है एफरवेसेंस देता है। द गैस इवोल्व्स एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के दो टेस्ट बताए थे, पहला एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल और दूसरा लाइम वाटर टेस्ट, मतलब ए कंपाउंड CO2 निकलता है। सुनना ध्यान से। आगे कह रहा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड यानी बना मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को लिखते हैं अपन राइट साइड में, तो वो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब अपने को हिंट मिल गई, इट मींस यहाँ पर जो मेटल कंपाउंड था वो क्या था, Ca था। क्या था, Ca था, है ना। और यहाँ पे Cl आ रहा है, डाइल्यूट HCl, Cl जो Cl है ये इससे आ गया, इट मींस और यहाँ CO2 आ रही है, इट मींस ये क्या था, CaCO3। अरे यहाँ CO2 आ रही है तो CO2 का सोर्स CO3 हो जाएगा, और ये Cl का सोर्स Cl2 हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2HCl। देखो बैलेंस हो गई क्या, CaCl2 हो गया, ठीक है, CO2 निकल गई, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या निकल जाएगा, वाटर, है ना। ये आपके जो मेटल कंपाउंड A, तो आप आंसर लिखोगे A इज CaCO3, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका एक्वस फॉर्म में, इसको इसमें डालेंगे तो बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, दोनों सॉलिड सॉलिड होंगे तो रिएक्ट नहीं होगा, ये एक्वस में भी हो सकता है, लेकिन ये आपको ध्यान PPT बनता है इसका, तो ये सॉलिड फॉर्म में PPT होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 2.2, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि ऑल एसिड और ऑल बेस क्या कॉमन रखते हैं, ठीक है। तो ऑल एसिड्स ध्यान रखना, आपको बताया था 10th के लेवल तक एसिड्स क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, H+ रखते हैं, या H+ को देते हैं, सॉरी हाइड्रोजन रखते हैं, और बेस क्या रखते हैं, OH। बेस क्या रखते हैं, OH। तो ध्यान रखना, जब कोई एसिड डिसोशिएट होता है, जब कोई एसिड डिसोशिएट होता है तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन। जैसे ये डिसोशिएट होगा तो H+ और Cl-, ये डिसोशिएट होगा तो ये क्या देगा, ये हाइड्रोजन 2 है इसमें 2H+ और सल्फेट के 2-, ये डिसोशिएट होगा तो H+ और NO3-। अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है कि हाइड्रो एसिड्स के अंदर क्या होता है, H+ आयन होते हैं। इसी प्रकार कोई बेस डिसोशिएट होता है, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, तो इसमें क्या होगा, Na+ को मेटल दे दो, और साथ में क्या आ रहा है, OH नेगेटिव, इसमें भी साथ में क्या आ रहा है, OH नेगेटिव, इसमें भी साथ में क्या आ रहा है, 2 OH नेगेटिव, ठीक है। तो ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन, और ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन इन कॉमन। सभी एसिड्स के अंदर क्या होता है, H+ आयन होता है, और सभी बेसिस के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होता है। ये एक्टिविटी आपने इसको जैसे एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में ये बता रखा है। इस एक्टिविटी में एक चीज को बता रखी है 2.8 एक्टिविटी में, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, 4 चीजें लिए। ग्लूकोज, एल्कोहल, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ध्यान रखना, प्लांट्स फूड किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च। और एल्कोहल यहाँ पर है एथेनॉल, एल्कोहल यहाँ पर है एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ग्लूकोज के पास 12 हाइड्रोजन है, एल्कोहल के पास 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके बावजूद ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ये H+ आयन नहीं देते, ये H+ आयन नहीं देते। और नहीं देने के कारण जब इनके सॉल्यूशन का जो एक्वस जो टेस्ट लिटमस टेस्ट करते हैं, तो लिटमस टेस्ट में ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो आपके क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन भी दे रखा है, आगे क्वेश्चन ये दे रखा है, पेज नंबर इसमें है 25 पे, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। सबसे पहले तो देखो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि HCl और HNO3 सॉलिड फॉर्म में होंगे, जैसे होते नहीं है, सॉलिड फॉर्म में होंगे तो वो नहीं देंगे एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब जैसे ब्लू लिटमस पेपर आप ले जाओगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज तब होगा जब ये एक्वस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे HCl और HNO3 तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देंगे, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल ब्लू को रेड में नहीं बदलेंगे। तो इसका कारण है कि HCl एंड HNO3 डिसोशिएट इन वाटर एंड गिव्स H+ आयन, whereas glucose and alcohol does not produce H+ ion, so glucose and alcohol does not give acidic character, है ना, इनका acidic character नहीं शो ये करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसमें आता है
कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एक एसिड और बेस जो है वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है। तो एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, वो 5 मिनट में आ रहा हूँ बेटी। क्या होता है एसिड और बेस का, जैसे HCl है, इसको आपने वाटर के अंदर डाला, और डाला कैसे ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। HCl को वाटर के अंदर फिल किया तो H+ आयन या फिर ये H+ आयन वाटर के से रिएक्ट करके H3+ आयन और Cl नेगेटिव बना लेते हैं। इसी प्रकार आपने H2SO4 को डाला तो वो भी वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा H+ और इसको H3O+। H3O+ का मतलब कि H2O भी इसमें जुड़ जाता है और साथ में सल्फेट आयंस। तो जब एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं, एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं मतलब एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो H3O+, इस H3O+ को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। इसे ये बता रखा है HCl+ H2O, तो H+ और Cl नेगेटिव, H3O बन जाता है, या तो ले आप इसको ऐसे देख लो, H3O बन जाता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसी प्रकार बेस को आप वाटर के अंदर डालोगे तो क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन। बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो बेस के अंदर क्या होगा, जैसे अपन ने यहाँ मान लिया NaOH, तो क्या होगा Na बनेगा और साथ में OH नेगेटिव आयन। तो अपन ने पढ़ा था एसिड H+ या H3O+ देते हैं तो बेस ये देते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, एक वर्ड आता है एल्कली, एक वर्ड आता है एल्कली। बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है, बेस अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उस बेस के अंदर ही एल्कली आते हैं। तो एल्कली उन बेसेस को बोलते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, एल्कली उन बेसेस को बोलते हैं। एल्कलीज आर दोज बेसेस, एल्कलीज आर दोज बेसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ध्यान रखना, जैसे NaOH पानी के अंदर घुल जाता है, KOH पानी के अंदर घुल जाता है, तो ये दोनों एल्कलीज हैं, ये दोनों एल्कलीज हैं। जैसे CaOH का होल्ड पाइज है, ये पूरी तरीके से नहीं घुलता, तो जो बेस वाटर के अंदर घुलते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कलीज। ये ध्यान रखना। तो एसिड को जब ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इन एल्कलीज ये बेस दे डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, they are soapy to touch, bitter and corrosive nature, never cast or touch them and they cause harm, उनको टच नहीं करना चाहिए। तो एसिड और बेस को सॉल्ट और वाटर ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आती है एक्टिविटी 2.10 जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का डाइल्यूशन करना। देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेट में आप अच्छी तरीके से समझते हो, डाइल्यूट उसको बोलते हैं जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा और एसिड की कंसंट्रेशन कम, और कंसंट्रेट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन तो कम और एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा। अब जैसे मान लो कंसंट्रेट HCl है आपके पास और दूसरा आपके पास वाटर है, अब आपको इसको डाइल्यूट करना है। ये एक बीकर में आपके पास कंसंट्रेट HCl है और एक बीकर में आपके पास वाटर है। क्या करोगे आप, क्या वाटर को इसके अंदर डालोगे, नहीं, आप क्या करोगे, आप करोगे इस एसिड को इस वाटर के अंदर, ये ऊपर वाला नहीं करेंगे, मतलब वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालेंगे, एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे। और कैसे कैसे डालेंगे, स्लोली 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 विद सेकिंग, हिलाते हुए विद सेकिंग। अगर मान लो गलती से आपने वाटर को कंसंट्रेट HCl के अंदर डाल दिया तो ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है और इससे ये टेस्ट ट्यूब टूट सकती है, टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो सकती है, और जो ये सॉल्यूशन बन गया एक बार सॉल्यूशन ये स्प्लेश आउट हो सकता है और अपन बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो एसिड का डाइल्यूशन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, न कि वाटर को एसिड के अंदर। अगर पानी की एक भी बूंद आपने एसिड के अंदर डाल दी तो वह भयंकर विग्रसित रिएक्शन होगी। और आप एसिड को जब वाटर के अंदर डालो तो ऐसे नहीं पूरा एक साथ ऐसे उल्टा कर दिया, धीरे धीरे, और साथ में क्या करना है, हिलाना है, उसको साथ में क्या करना है, हिलाना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग, कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना है। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. The glass container may also break due to excessive local heating. यदि आपने वाटर को एसिड के
अंदर डाल दिया तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उससे ग्लास टूट सकता है, आपकी जो ये टूट सकती है। ठीक है, मिक्सिंग। अब देखो, जब भी आपको मैंने बताया था कि जब भी अपन एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं, मतलब एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, तो बताओ H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? वाटर के अंदर डालेंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी डाइल्यूशन ऑफ एसिड के समय, क्योंकि पहले H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी डाइल्यूशन के समय। इसी प्रकार OH नेगेटिव आयन के समय भी डिक्रीज होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1 मोलरिटी का HCl है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मींस उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उसको अंदर आपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो वो कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड, या जिसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। वीक एसिड डाइल्यूट, वीक एसिड जनरली डाइल्यूट होते हैं, मतलब आपकी बॉडी पर अगर कोई डाइल्यूट एसिड गिर गया तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपकी स्किन पर अगर कोई कंसंट्रेट एसिड गिर गया तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। अब इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था पेज नंबर 25 पे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होती है जब आयन प्रोड्यूस होंगे। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तभी करता है जब ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो नॉन मेटल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सॉलिड NaCl है, नमक का पाउडर है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयन प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन जैसे नमक को वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाओगे तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि वहां Na+Cl- के आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसीलिए जो आपका डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जो सैलाइन वाटर होता है, जो खारा पानी होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? देखो, लिटमस पेपर भी ड्राई और HCl गैस भी ड्राई, दोनों जो HCl गैस है ये भी ड्राई और लिटमस पेपर भी ड्राई, तो दोनों ड्राई है तो रिएक्शन नहीं होगी। दोनों में से एक वेट होना चाहिए, वेट का मतलब वाटर होना चाहिए। अगर ये वेट है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये वेट है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज एब्सेंस ऑफ आयंस, H+ आयन का एब्सेंस रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट पिगमेंटेड टू द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए, वाटर को एसिड के अंदर नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एसिड को अगर वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ग्लास कंटेनर टूट सकता है, स्प्लेश आउट हो सकता है, जिससे आप बर्न हो सकते हो। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? मैंने आपको बता दिया हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी डाइल्यूशन के समय। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक्सेस बेस डिसॉल्व कर रहा है यहाँ पर, मतलब बेस डाल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो मतलब कहने का मतलब ये NaOH का सॉल्यूशन था और वाटर था इसमें, अब इसमें और NaOH डाल रहा है, और NaOH डाल रहा है, तो अपन क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? इंक्रीज। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी का चैप्टर बनाता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और अपने सुझाव भी दें, भाई सर आप इसमें ये सुधार कर सकते हैं, ये सुधार कर सकते हैं। ओके।